बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोगों में से कुछ बच्चों के रिजल्ट जैसे बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं या फिर एमपी बोर्ड के हैं, इन बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के रिजल्ट बहुत ही शानदार अच्छे रहे होंगे। अब केवल और केवल यूपी बोर्ड की बारी है। यूपी बोर्ड के भी बच्चों के रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। 15 से 20 जून तक आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम डेट श्योर है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको एडवांस में बधाई कि भैया आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इस आशा और उम्मीद के साथ बच्चों हम लोग आज से अपना इस सेशन को चालू करेंगे। बच्चों, यहां पर हम पहले चैप्टर की बात पहले करेंगे और पहले चैप्टर के बाद बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल चलेंगे, एक एक करके पूरा आपको अंत तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो किसी बिना रुकावट के हम लोग स्टार्ट करेंगे समुच्चय पहला चैप्टर। तो बच्चों, समुच्चय होता क्या है, यहां से पहले इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है, पहले आप ये समझें कि इसकी इंपॉर्टेंसी क्या है। इसके सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जनक हैं, फादर हैं, वो कौन हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इसके जो जनक हैं, समुच्चय सिद्धांत के जो जनक हैं वो जॉर्ज कैंटर जो जर्मन के आपके गणितज्ञ हैं, इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया है। ठीक है बच्चों, बता दें कि इसकी इंपॉर्टेंसी तो हम जितनी ज्यादा बताएं उतनी कम है, समझो बहुत ही इसका इंपॉर्टेंस है। इसके आगे आपका एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है बच्चों संबंध और फलन। यहां से संबंध और फलन कुछ बेसिक लेवल पर है, लेकिन बच्चों जब 12th में आप पहुंचोगे तो इसकी वहां पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी है। यही चैप्टर है संबंध और फलन, वहां पर बहुत ज्यादा बेसिक के बाद एडवांस, वहां जब पहुंचोगे तो एडवांस में उसको वहां पर भी सीखने को मिलेगा। और भी बहुत ढेर सारे चैप्टर हैं, जैसे प्रायिकता में भी इसका यूज है। ठीक है, और इसके बाद ज्योमेट्री में भी इसका यूज है, बहुत जगह इसका यूज है बच्चों। तो इस तरीके से अगर यहां से ये आप कंप्लीट करते हुए जाओगे तो आगे बहुत कुछ मदद इससे मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जो सेट है उसके बारे में थोड़ा पहले हम पूरा आपको ओवरव्यू कराएंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, इस चैप्टर में कुछ ये चीजें हैं। देखो, पहले तो हमें क्या करना है, ये समुच्चय क्या होता है इसको पहले समझना है, समुच्चय की परिभाषा समझनी है। ठीक है, समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, उसका निरूपण कैसे करते हैं वो भी आपको समझना है। समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप भी इसको कह सकते हैं। एक दूसरी विधि है, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो बच्चों, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। ठीक है, रोस्टर रूप में भी इसको निरूपित किया जा सकता है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल एकदम डिटेल्ड में सारी बातें अभी बताएंगे। तीसरा देखो यहां पर बच्चों टॉपिक है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, आगे चल के आपको बहुत ढेर सारे प्रकार और भी मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हमें जरूरत है वो कुछ इस प्रकार से, भाई रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं, अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, एकल समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है, समतुल्य समुच्चय क्या है, इनकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो हम इस पर विशेष रूप से सारी चर्चा करेंगे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक होगा, उसमें कहेंगे हम उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इस पर भी हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल करेंगे। वेन आरेख क्या होता है, समुच्चयों पर संक्रियाएं, विशेष बात समझो, समुच्चयों पर संक्रियाएं, इस पर भी एक टॉपिक, विशेष टॉपिक है ये। समुच्चय पर संक्रियाओं का मतलब तो जानते हैं, जैसे कभी हम गिनती की बात करें तो गिनती में 1 2 3 4 5 6 इन पर भी संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाओं का मतलब इनको आपस में जोड़ना है, इनको घटाना है, इनका आपस में गुणा करना है, भाग करना है, इनका एलसीएम लेना है, इसका एचसीएफ लेना, कौन संख्या किससे बड़ी है कौन छोटी है, ये सब क्या है, संक्रियाएं हैं। तो इसी प्रकार समुच्चय पर भी कुछ संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं यहाँ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग नहीं होता है, बल्कि संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, समुच्चयों का सम्मलन करना। समुच्चयों का सम्मलन करना कैसे, हम सम्मलन करना सिखाएंगे आपको। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी सिखाएंगे और समुच्चयों का अंतर। यहाँ पर 3 संक्रियाएं समुच्चय पर होती हैं, इन पर भी आपको विशेष पूरी चर्चा करेंगे।
इसके बाद देखो पूरक समुच्चय बच्चों क्या होता है, इस पर भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे और फिर इसके अंत में लास्ट में व्यवहारिक प्रश्न आएंगे, उनकी एक अलग एक्सरसाइज होगी। और बिल्कुल एकदम अंत में, बिल्कुल अंत में एक आपकी विविध प्रश्नावली होती है जिसमें कि इन सभी पर आधारित सभी मिले जुले प्रश्न होते हैं। तो बच्चों ये पूरा जो आपका चैप्टर है उसमें आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। इसमें क्या है बच्चों, पहला ये टॉपिक और दूसरा ये, तो इसमें पहली एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 एक्सरसाइज में यहाँ पर समुच्चय की परिभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। समुच्चय का निरूपण करना, समुच्चय का निरूपण करना मतलब रोस्टर रूप में समुच्चय को निरूपित किया जा सकता है, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को निरूपित किया जा सकता है। तो इस पर आधारित इन दोनों टॉपिक पर आधारित आपकी एक्सरसाइज पहली होगी जिसको हम कहेंगे 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद दूसरी एक एक्सरसाइज होगी 1.2 जिसमें समुच्चय के प्रकार से संबंधित रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, इन पर आधारित प्रश्न आपके सब होंगे, वो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में होंगे। इसके बाद बच्चों उप समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, यहाँ पर ये तीन टॉपिक हैं, इन पर आधारित एक्सरसाइज 1.3 होगी, 1.3 होगी। और यहाँ पर देखो बेन आरेख और समुच्चय पर संक्रियाएं, इन पर देखो एक ये दो टॉपिक मिला के एक एक्सरसाइज होगी 1.4 एक्सरसाइज होगी इन दो टॉपिक बेन आरेख पर और समुच्चय पर संक्रियाएं। मतलब समुच्चय पर जो संक्रियाएं होती हैं यूनियन, सम्मलन का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, ठीक है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन भी सीखना है और समुच्चयों का अंतर मानी घटाना सीखना है। तो यहाँ पर ये तीन संक्रियाएं होती हैं और बेन आरेख से संबंधित ये एक्सरसाइज 1.4 में आपको सारी बातें मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद पूरक समुच्चय पर भी एक एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज है और व्यवहारिक प्रश्नों की एक एक्सरसाइज है जिसको हम 1.6 कहेंगे। तो बच्चों इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हैं और जो 7वीं एक्सरसाइज है वो है विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का मतलब जैसा कि हमने बताया कि इसमें ऑल ओवर जो भी आपके टॉपिक हैं उन पर सबसे मिला जुला एक प्रश्न जो होते हैं वो आपकी एक्सरसाइज विविध वाली प्रश्नावली होगी, ठीक है। तो ऑल ओवर हो गई अब आपकी 7 एक्सरसाइज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर के 7 वीडियो बनने वाले हैं, ऐसे समझो 7 क्लासेस होंगी। पूरे 7 क्लासेस में पूरी आपकी एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। बच्चों एक बात बता दें कि ये क्लास 11 है। कुछ बच्चे यहाँ पर इस बात को कह के हल्का ले लेते हैं कि भाई क्लास 11 है, अभी तो कोई खास नहीं है, हम तो इंटर में बहुत पहाड़ तोड़ेंगे, बहुत अच्छा कुछ बड़ा करेंगे। बच्चों एक बात आज से ही बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम मोटे हेडों में समझनी है कि भाई क्लास 11 का जितना बड़ा महत्व है उतना ही शायद मेरे ख्याल से उससे कुछ कम ही कह सकते हैं इंटर का है। मतलब ज़्यादा बिल्कुल नहीं, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास 11 नहीं पढ़ा है तो क्लास 12th के लिए आपके पास बहुत ढेर सारी समस्या हैं, बहुत तो ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जो यहाँ से आप पढ़ते हुए जब जाओगे, जैसे आपका यही चैप्टर है, ये चैप्टर आपने अगर यहाँ से समुच्चय नहीं पढ़ा तो इसी आपकी सिलेबस में एक दूसरा जो चैप्टर है, 11वें की बात कर रहे हैं, 11वें का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम कहते हैं संबंध और फलन। ये भी संबंध और फलन का इससे बहुत बड़ा नाता है, तो अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ा तो संबंध फलन भी नहीं आएगा आपको। संबंध फलन के ही नाम से इंटरमीडिएट में दूसरा एक चैप्टर है, वहाँ पर भी एक चैप्टर है, ठीक है, वो भी पहले चैप्टर है। तो वो चैप्टर बच्चों अगर आपने यहाँ से समुच्चय सिद्धांत नहीं अच्छे से समझा, समुच्चय नहीं आपने बढ़िया पढ़ा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इंटर में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो बच्चों हम ये कहेंगे कि इंटरमीडिएट पढ़ने का अभी से ख्याल मेरे ख्याल से आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 11वें क्लास को आपको जरूर कवर करना है, अच्छे से मन से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो हमने जैसा कि बताया कि यहाँ से आपको इसमें से कुल और कुल मिला के हम लोग 7 वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। 6 तो आपकी एक्सरसाइज हैं और एक लास्ट में जो विविध प्रश्नावली है उनको मिला के 7
आपके क्लासेस होंगे। नियमित रूप से आपको क्लास पढ़ना है, हर क्लास, ठीक है, हर क्लास अटेंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि आज हमें यहाँ पर देखो बताएं कि पहली एक्सरसाइज है और इसके लिए 2 टॉपिक पढ़ना है, समुच्चय पढ़ना है और समुच्चय का निरूपण पढ़ना है। 2 टॉपिक आपको केवल पढ़ने हैं। इसका पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.1 के सारी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे की एक्सरसाइज हम बढ़ेंगे वैसे पूरा पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद तीसरे एक्सरसाइज पर जब हम पहुंचेंगे तो इसका पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और इसी प्रकार पहले बेसिक कवर करेंगे और फिर इसके बाद में सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस ढंग से हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मन से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करें कि भाई समुच्चय होता क्या है। समुच्चय क्या होता है, अपनी बिल्कुल मूल जगह से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। समुच्चय क्या होता है बता दूं बच्चों, बिल्कुल एक लाइन की परिभाषा है। समुच्चय क्या होता है, एक लाइन की परिभाषा है कि कभी भी वस्तुओं का संग्रह कर दिया जाए। वस्तुओं को क्या किया जाए, संग्रह माने इकट्ठा करना। वस्तुओं को इकट्ठा करके इकट्ठा कर लिया जाए, उसको क्या कहते हैं, उसी को वास्तव में समुच्चय कहते हैं। लेकिन एक समस्या है, सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। सुपरिभाषित शब्द एक इसमें जुड़ गया, उसकी बात विशेष समझो बच्चों। इसको रब कर दे, मेरे ख्याल से लिख के बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे मजे से समझ में आएगा। देखो यहां पर समुच्चय की परिभाषा पहले समझो, समुच्चय क्या होता है। यहां पर एक लाइन वाली परिभाषा लिख दें, समुच्चय सेट होता है, वो क्या होता है। यहां लिख दें वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ये है आपकी। देखो सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो समुच्चय कहलाता है। इतनी बड़ी देखो परिभाषा है, बहुत ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है। वस्तुओं का सुपरिभाषित जो संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम समुच्चय कहते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है। अब जैसे बात करें, देखो यहां पर 2 शब्द हो गए ना, वस्तुओं का एक तो हमने संग्रह करना है और यहां पर सुपरिभाषित लिखा है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, सुपरिभाषित का मतलब समझो। वस्तुओं का संग्रह तो आप समझ सकते हो, जैसे हमने कुछ किताबों को इकट्ठा कर लिया तो ये भी आपका वस्तुओं का मतलब किताबों का संग्रह कहलाएगा। कुछ और जो भी चीजें हैं ना, उस टाइप की कुछ चीजें, ठीक है। जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, वो इकट्ठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो भी आपका एक संग्रह है, वो भी संग्रह है। तो यहां पर बच्चों एक बात जो हमने बताई, संग्रह के साथ साथ बात बताई कि सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी परिभाषा ना बदले। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मुख से उसकी परिभाषा अलग ना निकले। जो आप कहो वो कहे या और कोई कहे तो सारी बातें एक ही हों, तब हम उसको सुपरिभाषित कहेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हिसाब से उसकी परिभाषा ना बदले, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। जैसे बात करें देखो ध्यान दें, हम एक एग्जाम्पल लें कि हमारे पास कोई अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 9 नहीं, 9 तो भाज्य हो जाएगा ना। 11 है। ये सारी संख्याएं बच्चों क्या हैं, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं ये, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर इन सभी को इकट्ठा हमने कर लिया, तो इकट्ठा करने को क्या कहेंगे, देखो इनको सबको संग्रह हमने किया, इनका सबका हमने क्या किया है, संग्रह कर लिया है। तो इनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याओं का ये संग्रह है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। क्या बच्चों इनको कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो क्या कोई दूसरा बता सकता है, दूसरा व्यक्ति भी इन्हीं संख्याओं को बताएगा। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई अभाज्य संख्याओं का संग्रह बताओ, तो दूसरा व्यक्ति भी अभाज्य संख्याओं का संग्रह इतनी यही वस्तुएं बताएगा, यही संख्याएं बताएगा, है ना, यही अंक बताएगा। बिल्कुल पक्की बात है, कोई दूसरा बताए, कोई तीसरा बताए, अभाज्य जो संख्याएं हैं वो यही है, ठीक है। अच्छा अब बात करें
अब बात करें, कुछ ऐसी भी हैं, जैसे अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्रिकेट टीम, क्रिकेट के सबसे ज्यादा अच्छे जो पसंदीदा या ये कहें कि विश्व के बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह बताओ, तो बच्चों निश्चित रूप से आप कुछ अलग बता सकते हो, क्योंकि आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अलग हो सकते हैं। दूसरा कोई कहेगा कि भैया नहीं, ये सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो तीसरा कोई ये कहेगा कि नहीं भाई सौरभ गांगुली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के मुख से परिभाषा अलग अलग बदल गई। यदि परिभाषा बदल जाती है तो ऐसे संग्रह को हम कहेंगे कि वो संग्रह आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब कोई व्यक्ति कहे वही बात निकले, जो एक कहता है वही दूसरी, वही तीसरी। तो परिभाषा यदि ना बदले तब हम उसको सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। तो कोई कहता है कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बताओ, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह बताओ, संग्रह करो। तो सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज होंगे वो कौन कौन से, देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। कोई कहेगा कि भैया सचिन तेंदुलकर बहुत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, कोई कहेगा सौरभ गांगुली सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो कोई कहेगा राहुल द्रविड़ सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के नाम हैं वो दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति अलग कहेगा, दूसरा व्यक्ति अलग कहेगा। तो ये आपका जो संग्रह हुआ है वो आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहा जाएगा। तो कैसा कैसा संग्रह होना चाहिए बच्चों? सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये आपका समुच्चय है। समुच्चय के लिए सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये समुच्चय है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो ये संख्याएं जो लिखी हैं अभाज्य संख्याएं, ये किसी से भी आप कह सकते, कोई व्यक्ति कहेगा तो अभाज्य संख्याओं, यही अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो निश्चित रूप से ये अगर बात करी जाए कि ये आपका संग्रह है तो ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। एक बात और बता दूं बच्चे कि यहां पर अगर समुच्चय की कभी बात करी जाएगी तो समुच्चय को इस प्रकार से ये मंझला कोष्ठक बना देते हैं, और मंझले कोष्ठक के अंतर्गत ये सारे इनके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके अवयव कहलाते हैं। जो यहाँ पर ये अंक लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या हैं? उनके अवयव हैं। और इन अवयवों को अगर ये मंझले कोष्ठक के अंतर्गत रख दिया जाए और इनके बीच में ये सेमी कोमा लगा दिया जाए तो अब ये देखो एक समुच्चय बन गया। किनका है? ये कौन सी संख्याओं का समुच्चय है? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को देखो बच्चों इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का हमने संग्रह कर लिया और ये संग्रह भी हमने बताया कि सुपरिभाषित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? समुच्चय है। बच्चों एक बात बता दें कि समुच्चय को कैपिटल अक्षर, अंग्रेजी की वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा लिखा जाता है। इसको ए से भी लिख सकते हैं, इसको ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी या एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे आप छोड़ सकते हो। ऐसी और भी ढेर सारी संख्या हैं जो अभाज्य हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी वस्तुओं का ये संग्रह हो गया, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम समुच्चय कहेंगे। यदि आपसे कोई ये कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं। तो अब किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए तो बच्चों हमेशा हर व्यक्ति यही स्वर बताएगा। 5 स्वर होते हैं, है ना। पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनमें स्वरों की संख्या केवल 5 होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से पूछो तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसकी परिभाषा बदलेगी नहीं, हर व्यक्ति यही 5 स्वर बताएगा। तो यहाँ पर जो ये संग्रह हुआ है इसको भी हम सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। और यदि इस संग्रह को मंझले कोष्ठक में बंद कर दें और मंझले कोष्ठक में बंद करने के बाद यहाँ पर इसको हम देखो क्या कहेंगे कि ये भैया हमारा
ये हमारा एक सेट है, ये हमारा एक समुच्चय है। काय का समुच्चय है? ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय है। ठीक है, ये भी आपका समुच्चय है। अब देखो बच्चों, एक और उदाहरण समझो, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपसे कोई ये कहता है कि भारत की नदियों का जितनी भारत की नदियां हैं उनको लेकर के एक संग्रह बनाओ और उसको समुच्चय के रूप में लिखो। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम ऐसा लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका कोई समुच्चय सी है और यहाँ पर देखो जो नदियां हैं उनको आपको लिखो, भारत की नदियां हैं उनको लिखना है। ठीक है, भारत की नदियों में जैसे हम कहें कि गंगा नदी है, क्या लिख सकते हो? यहाँ पर देखो गंगा, ये भी आपकी भारत की नदी है। जमुना, ये भी भारत की नदी है, ये भी भारत की नदी है। यहाँ लिख दें गोदावरी, ये भी देखो भारत की नदी है ना। बहुत ढेर सारी जो नदियां, जो भारत की नदियां हैं उनको यहाँ पर आपको लिखना है। कावेरी है, और बहुत ढेर सारी और नदियां हो सकती हैं जो कि आपकी भारत की ही नदियां हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति से पूछो, कोई भी व्यक्ति कहेगा तो इन्हीं को बताएगा। दूसरी कोई नदियां जो यहाँ की नदियां हैं, जो एक व्यक्ति कहेगा कि भाई गंगा नदी कहाँ की है, तो कोई बताएगा कि भैया ये जो है भारत की ही नदी है। जमुना कहाँ की नदी है? भारत की नदी है। गोदावरी, कावेरी, है ना। तो ये जो आपकी यहाँ की नदियां हैं वो कोई भी व्यक्ति बताएगा तो भैया इनको आप सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। इसलिए ये भी आपकी नदियों का संग्रह जो है वो भी आपका क्या है? वो भी आपका सेट है ना, वो भी समुच्चय है। अच्छा बच्चों, और कुछ बताओ, और उदाहरण। जैसे हम ये कहें कि अभाज्य संख्याओं के बाद जैसे हम कहें आपसे सम संख्याओं का समुच्चय बताओ, तो सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? 2, 4, 6, 8, ये डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़े। तो बच्चों ये सब सम संख्याओं का जो ये सभी संख्याएं सम है। अब कोई भी व्यक्ति किसी से भी पूछो तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि भाई 2, 4, 6, 8 ये आपकी सभी संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं हैं। कोई दूसरे से पूछो तो तीसरा भी यही बताएगा, चौथा भी यही बताएगा। तो यही संग्रह, जो ये संग्रह है आपका, ये कैसा संग्रह है? सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब सभी सम संख्याएं यही होती हैं, हर व्यक्ति यही बताएगा। इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। अच्छा बच्चों, अगर ये बात क्लियर है तो और आगे कुछ बढ़ें। अब हम कैसे कुछ ऐसे उदाहरण लें जिससे ये जाने कि भैया ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण तो बताया था, जैसे खिलाड़ियों का अगर हम समुच्चय बनाएं, खिलाड़ियों का समुच्चय, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का समुच्चय जो होगा वो आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय नहीं है। तो और ढेर सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो समुच्चय नहीं है। बताओ, एक आध और उदाहरण बता दो बच्चों, क्या कह सकते हो जो समुच्चय नहीं है? एक उदाहरण और बताओ। तो अगर यहाँ पर एक और दूसरा उदाहरण लिया जाए इस प्रकार से, अगर आपसे कहा जाए कि सुप्रसिद्ध लेखकों का संग्रह बताइए, तो बच्चों सुप्रसिद्ध लेखकों का जो संग्रह होगा वो भी वास्तव में सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कहेगा कि भैया मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे सुप्रसिद्ध लेखक हैं, तो दूसरा कहेगा कि भाई उनसे अच्छे और भी लेखक हैं। दूसरा कहेगा कि भैया जो आपकी महादेवी वर्मा है वो बहुत अच्छी लेखिका हैं। तो राइटर अगर कहा जाए तो अलग अलग पसंदीदा हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से उनको कह सकते हैं। इसलिए लेखकों का, सुप्रसिद्ध लेखकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आपका सेट नहीं है। ठीक है, उसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा कि कौन कौन से सुपरिभाषित संग्रह हैं जिनको हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, समुच्चय की आपने परिभाषा समझी। इसके बाद बच्चों आप बताएं कि समुच्चय के कुछ इस प्रकार से देखो, और भी कुछ ऐसे सिंबल हैं जिनको हर जगह यूज किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हर हमेश इस प्रकार से लिखा जाता है। मंझले कोष्ठक में लिखना है 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट आगे चलते जाओ। तो आपको याद रखना है
कभी ऐसा लिखा हो कि 1 से लेकर के आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जितनी संख्याएं हैं वो सब आपकी कैसी संख्या हैं, वास्तविक ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से लिखा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक r भी कोई समुच्चय होता है। r का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं देखो बच्चों, 0 से आगे 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं। और अगर बात करें माइनस की तरफ जाएं तो -1 -2 -3 ये भी सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जो भी सब संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के इस संग्रह को r से डिनोट किया जाता है। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको r से डिनोट करते हैं। इसके बाद बच्चों बात करें, q लिख दें, परमेय संख्याएं जिनको कहेंगे। परमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो q से डिनोट किया जाता है। परमेय संख्याओं के समुच्चय को q से डिनोट किया जाता है। और q बराबर s इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। p व q पूर्णांक होते हैं। p और q क्या हैं? पूर्णांक हैं। तथा q का मान किसी भी स्थिति में 0 ना हो, ऐसे आपके अवयव होने चाहिए। बच्चों अगर बात करें, कभी कभी तुमने देखा होगा हम कह देते हैं कि भैया यहाँ पर ये क्या है? अवयव भी इनको कहते हैं। इनको वस्तुएं, कहीं अगर कोई वस्तु लिखी है, ये अंक है, अगर इनके जगह पे कोई वस्तुएं रखी हैं तो वस्तुएं भी इनको कहा जाता है, इनको अवयव भी कहा जाता है। क्यू वाली, क्यू का मतलब क्या है? ये आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो भी आपका सुपरिभाषित संग्रह है। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये भी आपका एक समुच्चय होता है। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनको नाम से पुकारा जाता है, नाम से। जैसे कभी लिखा हो n, तो n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो हमेशा और हमेशा n से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अगर इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा कभी भी n लिखा हो तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, बात पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्याओं को देखो z से डिनोट करते हैं। तो z बराबर क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं का, या लिख दें पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसको हर हमेश z से लिखा जाता है। पूर्णांकों का समुच्चय कैसे लिखा जाता है? z से हमेशा लिखा जाता है। तो आपको पता है ये सब देखो 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट, आगे इधर -1 -2 और -3, ये सब क्या हैं? ये सब पूर्णांक हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये सब पूर्णांक होते हैं। इसको z से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? z से। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी z लिखा हो इसका मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद देखो बात करें, q लिख दे। q का मतलब क्या है? परमेय संख्याओं का समुच्चय। देखो, परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याएं जितनी हैं, परमेय संख्याओं का मतलब क्या है? परमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, जो भी सब पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक जो होते हैं ना, वो सब परमेय संख्याएं में आते हैं, समुच्चय। और जो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो भी सभी परमेय संख्याएं होती हैं। तो इनसे आपका जो समुच्चय बनता है उसको हमेशा याद रखिए, परमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम q से लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? q से। इसके बाद देखो बात करें आगे, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परमेय संख्या हो गई, और इसके बाद अंत में हम कहें r का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हमेशा याद रखिए r से डिनोट किया जाता है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर, इसलिए r से इसको डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इतनी भी बात ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, तो
हमेशा याद रखिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लिखा हो जेड प्लस का मतलब क्या है, ये देखो धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं, क्या है, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो याद रखिए कि धन पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको जेड प्लस से लिखा जाता है। काय से लिखा जाता है, जेड प्लस से लिखा जाता है। अच्छा, अगर कभी क्यू प्लस लिखा हो बच्चों, तब इसका क्या मतलब है, जो परमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं तो आपको लिखना है धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसको हमेशा कभी भी याद रखिए, क्यू प्लस का निशान लगा है, इसका मतलब धन परमेय संख्याओं का समुच्चय है ये। ठीक है, और यहाँ पर आर प्लस से भी कभी कभी लिखा होता है, तो आर प्लस का मतलब आपको याद रखना है कि धन वास्तविक जो संख्याएं हैं, धन वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको आर प्लस से लिखा जाता है। ठीक है, का समुच्चय। कभी भी याद रखना है आपको कि कभी आर प्लस का निशान लिखा है, आर प्लस का मतलब है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये सिंबल आपको याद रखने, समझो बहुत जगह यूज होंगे। कभी एन लिखा है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जेड लिखा है पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू लिखा है परमेय संख्याओं का समुच्चय, आर लिखा है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चार है ना ये। अब इनमें देखो अगर प्लस का निशान है तो समझो धन पूर्णांक है ना, जेड प्लस का मतलब धन पूर्णांक, जेड क्यू प्लस का मतलब धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस का मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो बच्चों यहां से इतनी बातें आपको कभी भी कहीं भी लिखा मिला है, एन का मतलब आपको लिखना है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आगे अब आपको यहां से पढ़ना है कि भाई हम ये समुच्चय को दो विधियों से निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन सी वो विधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां समझते हैं। समुच्चय को निरूपित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, देखो हमने आपको बताया कि समुच्चय, अभी हमने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस पर हमने बताया था कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं, समुच्चय निरूपण की विधियां। तो समुच्चय को निरूपण करने की दो विधियां हैं, हमने बताया। पहली विधि कौन सी है, इसको कहते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर रूप में समुच्चय को लिखा जाता है, वो रोस्टर विधि भी कह सकते हो, या रोस्टर रूप में समुच्चय का निरूपण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, देखो ये तो बिल्कुल एकदम आसान वाली बात है। ये एकदम आसान तरीका होता है। जैसे किसी भी समुच्चय को हमेशा हमने बताया कि भाई हम कैपिटल अक्षर से डिनोट कर लेते हैं। मान लो कोई समुच्चय ए नाम से है, तो उस समुच्चय के जो अवयव हैं उन अवयवों को इस मझले कोष्ठक के अंदर हमें रखना है, और सेमी कॉमा, छोटा छोटा सा कॉमा लगा के। जैसे आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर ए कोई समुच्चय है, वो इस प्रकार से है कि चलो लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं। पांचों स्वरों को यहाँ लिखना है, छोटे छोटे से कॉमा, मतलब इसको सेमी कॉमा कहते हैं, कॉमा लगाते हुए, और मझले कोष्ठक में बंद करना है। तो ये रूप आपका बच्चों क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक दूसरा और बताओ, कोई उदाहरण और दूसरा क्या, ऐसे हजारों उदाहरण हम बता सकते हैं। जैसे पूर्णांकों का कोई समुच्चय लिए, तो पूर्णांकों का समुच्चय, यहाँ पर जो भी पूर्णांक है उनको छोटे छोटे से कॉमा लगा के मझले कोष्ठक में बंद कर दो, पूर्णांकों का समुच्चय। ये क्या हो गया, रोस्टर रूप में हो गया। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्रियों का समुच्चय बनाओ, तो भैया आपको यहाँ से नंबर 1 से, जहाँ से आपके नंबर 1 मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और अब तक जो भी आपके राष्ट्रपति हुए हैं, उनको आपको यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद से आगे, है ना, आपको यहाँ क्या लिखना है, राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद जो भी हैं उनको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाते और आज के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वहां तक आपको जाना है। ठीक है, और जहां खत्म होता है वहां पर यूं ऐसे निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विधि जो है वो क्या है, रोस्टर रूप में इसको हमने निरूपित किया है। ठीक है,
ये रोस्टर रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि समुच्चय को, जो भी समुच्चय है उसका कुछ नाम होगा, उसको हम ए बी सी कुछ भी नाम दे दें, और उनके जो अवयव हैं उन अवयवों को छोटा सेमी कोमा लगा के रख देते हैं और मझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। सीधी सी बात है। तो ये निरूपण क्या है? रोस्टर रूप में इसका निरूपण है ये। ठीक है, समुच्चय को रोस्टर रूप में निरूपित करना आपने सीखा। ठीक है, और अब एक दूसरा और यहां पर हमने रूप बताया, इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप? बच्चों, इसी को मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा समुच्चय कोई है जो रोस्टर रूप में है। अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये पूरी एक्सरसाइज समझो इसी पर आधारित है कि अगर इस रूप में आपको कोई सेट दिया जाए तो उसको हमें रोस्टर रूप में बदलना है, या रोस्टर रूप में दिया जाए तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं? समुच्चय निर्माण रूप का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सीधी सी बात है कि समुच्चय को मझले कोष्ठक में तो अंदर बंद करना ही करना है। मझला कोष्ठक लगाएं और यहां पर एक एक्स लिख दें। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से ध्यान से समझना है। यहां पर देखो ए ई आई ओ यू जो अवयव लिखे हैं उनको सबको हम मान लेते हैं कि वो एक्स टाइप के कोई अवयव हैं। यहां पर हमने एक्स लिख लिया। एक्स है क्या? आगे आपको ये इसका गुण लिख देना है। यहां पर सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। एक्स कैसा है? ऐसा है कि एक्स कैसा है आपको लिखना है अंग्रेजी इसके गुण को लिखना है। एक्स का जो गुण है वो लिखना है। एक्स का गुण ये है कि भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका आपका ये समुच्चय है। तो आपको लिखना है एक्स, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये आपका देखो समुच्चय निर्माण रूप में ये आपका यही सेट है जो रोस्टर रूप में जो ये लिखा है। इस रोस्टर रूप को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, हर प्रश्न में यही करना है। एक्स का मतलब ये जो लिखे हैं ये अवयव हैं, उसको एक्स लिख ले, एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए। और एक्स कैसा है? जैसा उसका गुण है। इन अवयवों का क्या गुण है? इन अवयवों का ये गुण है कि भैया ये कहां से आए? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो आपको यहां पर ये लिखना है कि एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये गुण लिखना है, उसका गुण आगे लिखना है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में देखो इस प्रकार से व्यक्त करोगे और रोस्टर रूप में इस प्रकार से व्यक्त करोगे। ठीक है, देखो बच्चों एक और उदाहरण यहां समझते हैं। अगर आपसे देखो रोस्टर रूप में पहले लिख दें, अगर ये लिखा हो कि 5 या 5 से छोटे 5 या 5 से छोटे संख्याओं 5 या 5 से छोटी संख्याओं का समुच्चय तो बच्चों क्या आप लिख सकते हो? 5 या 5 से छोटी मतलब 5 से बड़ी नहीं है, 5 तक जाना है। तो इसका मतलब 5 या 5 से छोटी संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। यहां आप देख सकते हो 1 से 5, देखो 5 इसमें लिखा है 5 हो या 5 से छोटी हो, 5 हो या 5 से छोटी। देखो ये सारे संख्याएं क्या है? 5 से छोटी संख्याएं। तो 5 या 5 से सभी छोटी संख्याओं का समुच्चय ये है। और इसको अगर हम निर्माण रूप में बदलना चाहें, किसमें? निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में इसको बदलना चाहें, मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक बी सेट है। ठीक है, इस बी सेट को हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे बदलोगे? हमने आपको एक तरीका बताया कि आपको यहां मझला कोष्ठक लगाना है, एक्स सच दैट, ये तो सब में लिखना है। अब एक्स क्या है? 1 2 3 4 5 जो संख्या है ना, उसमें ये एक्स है, ये जो अवयव है वो एक्स है कोई। ठीक है, और ये एक्स कैसा है? ये एक्स कैसा है? एक्स ऐसा है कि भैया ये 1 से 5 तक, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1 से 5 तक, 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, 1 से 5 तक की संख्याएं हैं।
ऐसा आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। या देखो इसका ऐसे एक गणती फॉर्मेट भी हम लिख सकते हैं। इसका एक गणती फॉर्मेट जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स, ध्यान से समझना है, एक्स सच दैट एक्स, यहां हम लिख दें एक्स बराबर, लिख दें कितना, लिख दें एक्स बराबर या छोटा, है ना, बराबर का निशान लगाएं, छोटा लिख दें, और यहां पर लिख दें कोई भी नेचुरल नंबर, और वो कहां तक है, n इज लेस देन 5 इक्वल टू 5। ध्यान से समझो कि n का मान कहां से कहां तक है, 5 है या 5 से छोटा है। तो जो x है वो कहां तक है, x का मान n को n तक है, n x बराबर n है, और n मतलब प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, चले जाओ आगे, लेकिन आगे नहीं जाना है, कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, और 5 से छोटा रखना है। तो 5 या 5 से छोटी रखने हैं, तो देखो 5 या 5 से छोटी संख्याएं, यही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 हैं या 5 से छोटी हैं। तो इसको गणती फॉर्मेट में बच्चों ऐसा भी लिखा जा सकता है। बात आई समझ में? इस प्रकार से ये मंझला कोष्ठक बंद कर दें। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि x, जहां x 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, और इसको गणती फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं x सच दैट x लेस देन इक्वल टू n, और n क्या है, n मानी प्राकृतिक संख्या है जो कहां से कहां तक है, 5 है या 5 से छोटी है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये रूप आपका क्या कहलाता है बच्चों, इस रूप को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में भी किन्हीं समुच्चय को निरूपित किया जा सकता है, और समुच्चय को रोस्टर रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये आपका देखो रोस्टर रूप है, और ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। अभी बहुत डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको रोस्टर रूप से और ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में बदलवाया जाएगा, या समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलवाया जाएगा। तो बच्चों ये है इस एक्सरसाइज 1.1 के लिए इतना ही पढ़ना है, 1.1 एक्सरसाइज के लिए आपको इतनी बेसिक बातें पढ़नी है, ठीक है। तो बड़े आराम से आप एक्सरसाइज 1.1 के सारी क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सारी क्वेश्चन, ठीक है। कितना नोट करें, आगे देखो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। बच्चों देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज में कुछ यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, और उसमें पहले प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि बताइए कि कौन से समुच्चय हैं, और उनका आपको औचित्य भी बताना है कि भाई ये क्यों समुच्चय हैं। यहाँ पर ये 9 प्रश्न आपके लिखे हुए हैं, पहले प्रश्न के 9 भाग हैं। इसमें जो संग्रह लिखे हुए हैं वो संग्रह क्या समुच्चय हैं या नहीं हैं, ये आपको देखना है। बच्चों हमने बताया कि भाई अगर संग्रह तो होना ही होना चाहिए, समुच्चय के लिए कुछ वस्तुओं का या कुछ अंकों का किसी प्रकार से कोई भी अवयव हो सकते हैं, उनका संग्रह किया जाता है, लेकिन वो संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। यदि सुपरिभाषित संग्रह होता है तो उसको हम समुच्चय कहते हैं। बच्चों यहाँ पर पहला जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखा है जे से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताओ। जो जे से आरंभ होने वाले महीने होते हैं वो बिल्कुल एकदम डेफिनेट हैं कि भाई जो जनवरी होता है वो देखो जे से आरंभ होता है। जनवरी जो है वो काय से आरंभ होने वाला है, जे से आरंभ होता है, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी में देखो एफ आता है, नहीं, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी नहीं, मतलब हमें जो जे से आरंभ होने वाले महीने हैं वो बताने हैं। तो जे से देखो जनवरी होता है, फिर इसके बाद जून की बात करें, देखो जनवरी के बाद क्या होता है, जून, ठीक है। फिर इसके बाद जुलाई, फिर इसके बाद क्या होता है, जुलाई। तो जनवरी, जून, जुलाई, और बताओ और भी कोई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों और कुछ नहीं है, ये आपको बिल्कुल 3 केवल ऐसे महीने हैं जो जे से आरंभ होते हैं, केवल 3। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा केवल 3 ही महीनों को बताएगा कि भाई यही 3 महीने हैं जो जे से आरंभ होते हैं। तो यहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसकी परिभाषा नहीं बदल रही है, मतलब सभी व्यक्ति यही 3 महीने को बताएंगे। इसका मतलब बच्चों ये आपका जो संग्रह है ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको क्या कहोगे, इसको हम ये कहेंगे कि ये आपका समुच्चय है। ये संग्रह क्या है, ये संग्रह समुच्चय है, ठीक है। ये संग्रह आपका समुच्चय है, बिल्कुल कंफर्म बात हो गई।
अच्छा भाई, अगर ये कंफर्म बात हो गई तो देखो, ये अगर आप यहां लिखना चाहो जनवरी, जून और जुलाई कॉमा लगा के और मंझले कोष्टक में आप लिख सकते हो, कह सकते हो कि भाई ये 3 महीने ही ऐसे हैं जो जैसे आरंभ होते हैं, इसलिए ये जैसे आरंभ होने वाले वर्ष के जो महीने हैं उनका संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है, बात क्लियर बात हो गई। अब बच्चों दूसरे की बात करो, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। पूरे भारत में जो आपके लेखक हैं उनमें से सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं? तो बच्चों अलग अलग मतों के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे लेखक हैं, तो कोई दूसरा बताएगा, कोई तीसरा बताएगा, कोई चौथा बताएगा। तो जो भी आपके लेखक हैं वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताएंगे, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है लोगों की। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि फिल्म जगत के जो अभिनेता हैं वो सबसे अच्छे 10 अभिनेताओं के नाम बताओ, तो कोई भाई कहेगा कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा सलमान खान बहुत अच्छे हैं, कोई इमरान खान बहुत अच्छे हैं, तो कोई मतलब पुरानों को बताएगा, कोई नयों को बताएगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। तो वो जो फिल्म स्टार के जो अभिनेता हैं उनको अगर हम ये कहें कि अच्छे वाले अभिनेता, जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उनको 10 व्यक्तियों के नाम बताओ, तो निश्चित रूप से हम परिभाषित उनको नहीं कर सकते। अलग व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे 10 व्यक्तियों के नाम बताएगा, दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे 10 व्यक्तियों का नाम बताएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताएंगे। ये भी बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो ये भी संग्रह आपका सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। जो विश्व की टोटल टीम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, चाहे श्रीलंका की बात करी जाए, चाहे भारत की बात करी जाए, या और भी बहुत ढेर सारी जो टीमें हैं उनकी सबकी बात करी जाए, तो हर एक व्यक्ति, किसी को कहीं का कोई पसंद है तो किसी का कोई कहीं पसंद है, तो कुल मिला के जो 11 बल्लेबाज कलेक्ट किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संग्रह लोगों को बताएगा। वो बताएगा कि भाई अब वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे 10-11 लोगों का। एक कोई दूसरा व्यक्ति पूछो तो दूसरा बताएगा 11 लोगों को, और दूसरे कोई व्यक्ति से पूछोगे तो वो 11 लोगों का चयन दूसरे प्रकार से कर सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये भी आपका संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, और इसीलिए ये भी आपका समुच्चय नहीं है बच्चों। क्लियर बात हो गई। यहां पर आ जाओ, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। बच्चों ये पक्की बात है, अब ये आपका सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको हम समुच्चय कहेंगे। क्यों सुपरिभाषित है? जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो इनरोल्ड हैं कि भैया 60 विद्यार्थी हैं, किसी से भी वही पूछा जाएगा। भाई रजिस्टर से अगर हाजिरी भरे कोई दूसरा टीचर, तो वही व्यक्तियों को पुकारेगा जो उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, वो जो लिखे हुए हैं वही पुकारेगा। कोई दूसरा टीचर जाके अगर अटेंडेंस लेगा तो अभी उन्हीं व्यक्तियों के नाम पुकारेगा, उन्हीं छात्रों के नाम पुकारेगा जो उसमें लिखे हुए हैं। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ये भी समुच्चय है। इसके बाद देखो यहां लिखा है 100 से, यहां है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम मतलब 99 तक, हम ऐसे कहें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3 और आगे बढ़ते बढ़ते हम 99 तक जाएं, तो बच्चों यहां पर एक ये देखो संग्रह तैयार हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, जहां प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक हैं, 100 से कम तक की हैं। 100 से कम तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब किसी भी व्यक्ति से पूछो कि ये संग्रह क्या है, तो वो यही बताएगा कि भैया प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा, तो इसका मतलब ये संग्रह सुपरिभाषित संग्रह है, इसीलिए इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी आपका समुच्चय है बच्चों, ये भी समुच्चय है। कंफर्म बात हो गई।
आगे देखो, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र जी ने जो भी उपन्यास लिखे हैं वो बिल्कुल एकदम हर व्यक्ति वही बताएगा कि भैया मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित गोदान गबन, किसी से पूछो गोदान गबन वही बताएगा, दूसरा बताएगा वो भी कहेगा गोदान गबन है, और भी है ना, और भी हैं। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास लिखे हैं वो बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। कोई भी व्यक्ति पूछे, कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हमने बताया परिभाषा ना बदले, तो भैया ये बताएगा, वो भी वही बताएगा, और दूसरे से पूछोगे वो भी उन्हीं उपन्यासों का नाम बताएगा। इसका मतलब उपन्यासों का जो संग्रह है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, वो सुपरिभाषित संग्रह है, और इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, सभी समधन पूर्णांकों का संग्रह। आप कह सकते हो कि सभी धन पूर्णांक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये सब संख्याएं जो हैं, ये सब पूर्णांक जो हैं वो आपके धन पूर्णांक कहलाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति से पूछोगे यही धन पूर्णांकों को बताएगा। इसका मतलब ये संग्रह भी सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। ये भी समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें जो प्रश्न हैं वो भी निश्चित है, बिल्कुल जितने प्रश्न हैं दूसरा व्यक्ति बताएगा तो भी उन्हीं प्रश्नों को बताएगा, तीसरा बताएगा तो भी उन्हीं प्रश्नों को बताएगा। तो कुल मिला के इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का जो संग्रह है वो भी सुपरिभाषित संग्रह है, और इसलिए इसको भी हम समुच्चय कहेंगे। इसको भी समुच्चय कहेंगे। लास्ट में लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी तो कोई एक संग्रह है, लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हाथी से बहुत प्यार करता है, तो बताएगा कि भाई हाथी जो है, हाथी कैसा है, बहुत सीधा साधा है। वो क्या है, हाथी बहुत सीधा साधा है। और अगर खतरनाक की बात, चूंकि यहाँ पर खतरनाक की बात करेगी, सीधे साधे की बात नहीं, तो हम यहीं से बात करें। अगर कोई किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि हाथी, तो वो कहेगा बहुत भैया खतरनाक जानवर है, वो तो हमला कर देता है। और बहुत से आदमी ऐसे हैं जो हाथी को पालते हैं, है ना, उनसे उनका बहुत लगाव होता है, तो वो उनको खतरनाक नहीं कहेंगे। बहुत से आपने देखा होगा जानवर ऐसे हैं वो बहुत खतरनाक है, लेकिन चिड़ियाघर में ना बहुत सी खतरनाक जानवर हैं। हम लोग जाते हैं तो उनसे डर लगता है ना, और वहां से के रहने वाले जो लोग हैं उनसे वो डरते नहीं है, उनसे वो आराम से उनको रोज चूंकि खिलाते पिलाते हैं तो बड़े आराम से उनसे रह सकते हैं, उनको साथ रह सकते हैं, तो वो उनको खतरनाक नहीं कहते, हम लोग उनको खतरनाक कहते हैं। तो हमने बताया कि जो संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बताने में फर्क पड़ जाए, मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसका मतलब सीधी बात हो गई कि ये आपका कैसा है, जानवरों का, खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसीलिए इसको भी हम समुच्चय नहीं कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुल मिला के 9 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और ये जो संग्रह दिए गए हैं उसमें आपसे पूछा गया था कि ये संग्रह समुच्चय हैं या नहीं है। तो आपने देखा कि कोई समुच्चय है और कोई संग्रह आपका समुच्चय नहीं है। उसका आपने कारण भी, उसका आपने रीजन भी समझा। ठीक है, तो कंप्लीट कर लें इसको, और अब हम लोग पहुंचते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो बहुत आसान से प्रश्न है बच्चों, इसका बहुत दूर तक नाता है। समुच्चय बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक दूसरे से रिलेटेड बहुत से ढेर सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। देखो इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है कि कोई एक समुच्चय यहां पर दिया गया है, एक समुच्चय है आपका, ये दूसरा प्रश्न है। इसमें एक समुच्चय A बराबर यहां पर दिया गया है हमें, A बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5, 6। यहां पर देखो 6 अवयव यहां पर दिए गए हैं। इनको क्या कहते हैं, याद करो, इनको क्या कहते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इसके अंदर लिखे होते हैं वो इसके अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न में देखो क्या क्या बातें हमसे पूछी गई हैं। लिखा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह, ये देखो ध्यान दें, ये इसको कहते हैं बिलोंग टू,
और इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बिलोंग का मतलब ये इसमें है या नहीं, इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीधी बात है। तो यहां पर आपसे इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न, ये लिखा है 5 और यहां पर खाली स्थान है और फिर लिखा है ए। तो आप ये बताओ कि यहां पर 1 2 3 4 5 इसमें है कि नहीं। ए समुच्चय का एक अवयव 5 है अगर, तो आपको यहां बिलोंग का निशान भरना है। देखो समुच्चय ए का एक अवयव 5 है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या भरना है, यहाँ खाली स्थान पर बिलोंग का निशान भरना है, कि मतलब ए जो है 5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब समुच्चय ए में एक अवयव 5 है, इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। और यदि नहीं होता तो इसको हम काट देते, मानी नॉट बिलोंग टू का निशान लगा देते। इसी प्रकार देखो यहाँ पर लिखा है, दूसरे वाले में क्या लिखा है बच्चों, यहां समझ सकते हो, यहां पर लिखा है कि 8 और ये आपका खाली जगह है और यहां पर लिखा है ए। तो बताओ इसमें क्या 8 है कहीं, बिल्कुल बच्चों है नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। तो नॉट बिलोंग का यहां पर 8 नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए में 8 नहीं है, 8 जो अवयव है वो ए में नहीं है। तो नहीं है तो यहां पर आपको काट देना है, नॉट बिलोंग टू का निशान लगाओगे, और अगर इसमें है तो आपको बिलोंग का निशान लगाना है, ठीक है। अब बताओ 0 लिखा है बच्चों, यहां पर तीसरे में लिखा है 0, क्या यहां पर 0 जो है वो एक अवयव है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर भी इसको भी आप नॉट बिलोंग का निशान लगाओगे, इसको भी आप काट दें, ठीक है। 4 लिखा है, फिर बताओ देखो यहां पर लिखा है 4 इसका अवयव है या नहीं, समुच्चय ए का एक अवयव 4 है, तो बच्चों यहां पर बिलोंग का निशान लगाना है। देखो 4 अवयव समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो लिखा है 2, यहां पर लिखा है 5वां है ये 2 बताओ इस समुच्चय ए में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां भी देखो बिलोंग का निशान लगाना है, ठीक है, यहां भी बिलोंग का निशान लगाना है। और फिर इसके बाद में ये अंत में जो 6वां है वो लिखा है 10 बिलोंग टू ए। अब बताओ इसमें 10 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसको भी आपको काट देना है, नॉट बिलोंग टू लिखना है, ठीक है, 10 नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर बात है बच्चों। इस तरीके से ये देखो यहां पर खाली स्थान कुछ दिए गए थे, तो अब यहां खाली स्थान का मतलब नहीं है, मतलब सीधी बात है कि आपको यहां ऐसे अगर कोई समुच्चय का अवयव है तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि यहां पर 5 समुच्चय का अवयव है, और यदि नहीं है तो देखो 8 समुच्चय का अवयव नहीं है, इसको काट देना है, इस प्रकार से समझना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। देखो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो क्या कहता है तीसरा प्रश्न, देखो तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों यहां पर हमसे प्रश्न में जो दिया गया है उसमें कहा है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। और दिया गया है ये समुच्चय निर्माण रूप है। हमने आपको बताया समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां होती हैं, समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां होती हैं, एक तो होती है समुच्चय निर्माण रूप और एक होता है रोस्टर रूप में। तो कभी रोस्टर रूप में दे सकता है, कभी समुच्चय निर्माण रूप में दे सकता है। हो सकता है कि रोस्टर रूप में दे तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलवाए कि भाई समुच्चय निर्माण रूप में कैसे निरूपित इसको करोगे, या समुच्चय निर्माण रूप में दे तो उससे रोस्टर रूप में हमें बदलवाया जा सकता है। तो यहां पर हमें रोस्टर रूप में बदलवाया गया है कि भैया रोस्टर रूप में हमें बदल के बताओ। यहां पर देखो जो तीसरा प्रश्न है इसका पहला भाग इस प्रकार से लिखा है कि कोई एक समुच्चय ए है और ये इस प्रकार से लिखा है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और आगे लिखा है और ये लिखा है और ये कहां देखो -3 लेस देन x लेस देन 7 ऐसा देखो यहां पर लिखा है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये जो x है वो -3 से आगे और 7 से पीछे इतनी संख्याएं यहां पर हैं, और वो भी कैसी संख्याएं, पूर्णांक। यहां पर देखो पूर्णांक है, x जो है एक पूर्णांक है जो कहां से कहां तक है, -3 से आगे और 7 से पीछे की जो पूर्णांक है वो आपको यहां पर लिखना है। इस प्रकार से देखो यहां पर लिख सकते हो। ये कौन सा रूप है बच्चों, ये आपका रूप कौन सा है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसको अगर रोस्टर रूप में आप लिखें तो हम यहां ऐसे लिखते हैं रोस्टर रूप। इस
ए समुच्चय का जो रोस्टर रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। जैसे हम ये कहें कि -3, ये तो -3 है, इससे आगे जाना है तो -3 से आगे का पूर्णांक आपको लिखना है -2, और आगे जाओ -1, और आगे जाओ 0, और आगे जाओ +1, और आगे जाओ 2, और आगे जाओ 3, 4, 5, 6 तक जाना है, 7 नहीं लिखना है, 7 से पीछे। मतलब जैसे संख्या रेखा होती है ना, संख्या रेखा पर दिखा दें, यहां पर अगर हम -3 लिख दें, यहां पर देखो 0 लिख दें, इधर आते हैं तो -1 होता है, और आगे आते हैं -2 होता है, और आगे जाते हैं -3 होता है, और -4, -5 है ना। इधर जब पहुंचते हैं तो +1, +2, +3, +4 और आगे तक +5, +6 आगे और आगे और आगे, ऐसे ही तो करते। तो हमसे प्रश्न ये कहता है -3 से आगे जाओ, -3 ये है ना, इससे आगे जाओ तो आगे तो देखो ये पूर्णांक मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, आगे चले जाओ और 7 से पीछे आओ। यहां पर देखो ये 7 है, 7 से पीछे आओ, मतलब यहां तक रहना है। तो आपको क्या करना है, ये इतने यहां से यहां तक के अंकों को लिखना है। -2 से 6 तक आपको लिखना है। ये सब अंक इसमें अगर लिख दिए जाएंगे, ये क्या है, पूर्णांक हैं, देखो पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए। ऋण 3 से आगे वाले और 7 से पीछे वाले सभी पूर्णांकों को आपको यहां लिख देना है। बस ये आपका फॉर्म रोस्टर रूप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर निर्माण रूप में ये समुच्चय दिया गया था, इसको हमने रोस्टर रूप में बना लिया। क्लियर बात है बच्चों। यहां अब देखो इसका दूसरा भाग, देखो दूसरा भाग क्या कहता है, देखो दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है एक समुच्चय यहां पर बी है, क्या है ये बी, ये भी देखो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है और इसको भी रोस्टर रूप में ही बदलना है। बी बराबर लिखा है x सच दैट x संख्या कैसी है, देखो उसका गुण आगे लिखा है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। ध्यान से समझो, ये है आपका। तो भैया हमें क्या करना है, इसको भी रोस्टर रूप में बदलना है। रोस्टर रूप में बदलो, कैसे बदलोगे, रोस्टर रूप में जब हम बदलते हैं तो क्या करते हैं, ये कोमा लगा के उनके अवयवों को लिख देते हैं और मंझले कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो यहां पर देखो ध्यान दें, क्या करना है, 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है। जो प्राकृतिक संख्या है देखो 1 से आरंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लिखना है, 6 से कम रखना है। ये सभी संख्याएं 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हो गई। तो ये आपका रूप रोस्टर रूप हो गया। ये है आपका निर्माण रूप और इसका ये रोस्टर रूप है। क्लियर बात है। हर प्रश्न में हमें निर्माण रूप दिया गया है और रोस्टर रूप में बदलना है। इसका देखो तीसरा पार्ट, देखो तीसरा पार्ट क्या है, यहां तीसरे पार्ट में समुच्चय का नाम इन्होंने सी दे दिया। क्या कह दिया, सी है। और सी समुच्चय इस प्रकार से है, लिखा x, जहां x 2 अंकों की, क्या लिखा है, 2 अंकों की, x क्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, कैसी संख्या, आगे लिखा है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, आगे लिखो ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या है जो जिनके अंकों का योग कितना है, 8 है। ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है, ऐसी प्राकृत संख्या ये आपको बतानी है। 2 अंकों की संख्या है, ये भी देखो कंफर्म बात कर दी कि भाई एक अंक से बात नहीं बनेगी, 2 अंकों की संख्या है और उनके अंक दोनों की जोड़ दिया जाए तो योगफल 8 आना चाहिए। वो सब संख्याएं आपको यहां लिख देनी है। बिल्कुल आसान तरीका। देखो ध्यान दें बच्चों, ये तो बात कंफर्म हो गई कि 1 से लेकर के और 10 तक कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि 1 से 9 तक तो सभी संख्याएं होती हैं वो एक ही अंक की होती हैं। अब जब आगे जाते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, अब आप चलते चले जाओ। क्या आप हम अब यहीं से स्टार्टिंग बताओ, 10 संख्या है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ये सब संख्याएं 2 अंकों की तो चालू हो गई, लेकिन इनके अंक दोनों के जोड़ दिए जाएं, क्या योगफल 8 आएगा, यहां 8 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा। अंकों का योगफल
कहां पर, ध्यान से समझो, आगे बढ़ो 17, इन दोनों का योग 17 में 2 अंक है ना, 2 अंक है, और इन दोनों अंकों को जोड़ दिया जाए 1 और 7 का योग 8 आ जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या बच्चों हमें 17 लिखनी पड़ेगी। यहां पर यह संख्या 2 अंकों की है और दोनों अंकों का योगफल 8 भी है, यह भी बात कंफर्म हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम यहां से और आगे बढ़े, 17 के बाद 18 कहें तो 18 में देखो 2 अंक जरूर है, लेकिन अंक जोड़ देंगे तो योगफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें 8 चाहिए योगफल, अंकों का योगफल 8 चाहिए, तो इसको नहीं लिखना है, 19 नहीं लिखना है, 20 नहीं लिखना है, 21, 22, 23, 24, 25। आप अगर देखो ध्यान से देखो तो 26 पर पहुंचो तो 26 संख्या ऐसी है, ये भी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की है, लेकिन दोनों अंकों का योग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से 8 हो जाता है। तो इसको भी आपको यहां लिखना है। आगे यहां और आगे अब 3 वाली लाइन में आओ, 30 वाली लाइन में 30, 31, 32, 33, 34, 35 चले जाओ तो आप यहां देख सकते हो जो 35 है वो भी 2 अंकों की संख्या है और इन दोनों के अंकों का योग 8 है। आगे अब चले जाओ 40 के आगे वाले आ जाओ, 40, 41, 42, 43, 44 पे आओ तो 44 भी 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग 8 है। अब 50 वाली लाइन में आओ, 50 के बाद 51, 52, 53 आओ, 53 देखो 53 भी 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग कर दें 5, 3, 8 हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योगफल हमें 8 चाहिए। यहां जो लिखा है बस इसको समझिए, ये उसका गुण, इन संख्याओं का गुण यहां पर लिख दिया जाता है। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें क्या करते हैं, संख्याओं ये जो आपके अवयव हैं उन अवयवों का गुण यहां लिख दिया जाता है, उस गुण के आधार पर हमें ये अवयव ढूंढने हैं, बस इतनी बात है। तो 53 के बाद हम लोग आ जाएं अगर 60 वाली लाइन में, 60 तो 61 का है 62, देखो ध्यान दे 62 भी 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योगफल 8 है। अब 70 वाली लाइन पे आ जाओ तो भैया 71 लिख दो, देखो 71 में 2 अंक हैं और दोनों अंकों का योगफल 8 है। और फिर 80 आ जाओ तो 80 में भी 2 अंक हैं और दोनों अंकों का योगफल 8 है। अब देखो आगे अगर 80 के आगे बढ़ोगे तो कभी भी योगफल 8 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। जैसे हम कहें 80 के आगे 81, 82, 83, देखो इन दोनों को जोड़ो, योगफल कितना होगा, 9 हो जाएगा। 90, 91, देखो 2 अंकों को जोड़ो तो योगफल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कहना चाहेंगे हम कि अब 80 के बाद की कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती 2 अंकों की जिनमें अंकों का योगफल कितना 8 हो जाए, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये इतनी आपको संख्याएं यहां पर लिखनी है। ये आपका कौन सा रूप हो गया बच्चों, रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, तो ये आपका रूप लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म है और ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा नंबर पर क्या लिखा है, कौन सा प्रश्न है, देखो चौथा नंबर का प्रश्न समझो। चौथे नंबर में यहां लिखा है कि डी कोई समुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। ध्यान से समझो, यहां पर ऐसा है, ये कोई डी समुच्चय है और डी समुच्चय इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। क्या लिखा है, एक एक्स क्या है, एक्स जो है वो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और आगे लिखा है जो 60 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्याएं वो वाली लिखनी है जो 60 की भाजक हो, वो वाली आपको यहां पर लिखनी है। यहां हमने बताया कि x क्या है, x का मतलब अवयव है और वो ये x जो है अवयव है और ये अवयव का गुण आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बता दो हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं को यहां पर लिखना है और जो 60 की भाजक है वो लिखना है। मतलब 60 से विभाजित होने वाली अभाज्य संख्याओं को लिखना है, ऐसे समझो। तो 60 ये है, इससे विभाजित होने वाली देखो 2 संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 संख्या कैसी है, अभाज्य है, 60 की भाजक है, इसका मतलब 2 लिखना है। इसके बाद देखो 3 संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी वास्तव में देखा जाए तो भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी भाजक है, ये भी 60 की भाजक है, 20 बार भाग चला जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर 2 लिखना है, 3 लिखना है। इसके बाद देखो अगर हम बात करें 4 की, 4 भी भाजक है
लेकिन 4 संख्या अभाज्य है, अभाज्य नहीं है। 4 संख्या कैसी है? अभाज्य नहीं है। 4 को नहीं आपको यहां लिखना है, हमें तो अभाज्य वाली संख्या लिखनी है। ये तो भाज्य है ना संख्या, यहां 4 नहीं लिखना है, तो अब 5 लिखना पड़ेगा। देखो 5 संख्या अभाज्य है और 60 की भाजक है। 5 से भाग चला जाएगा ना, 5 से भाग चला जाएगा। 12 पंचे 60 हो ना, 5 बार सीधा भाग चला जाएगा। अगर 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितनी बार भाग जाएगा? 12 भाग जाएगा भाग। तो यहां पर केवल और केवल अब 3 संख्या हमने यहां पर ऐसी पाई जो अभाज्य भी हैं और 60 का भाजक भी हैं। ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं और 60 का भाजक है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है? ये आपका कौन सा रूप हो गया बच्चों? ये रोस्टर रूप हो गया। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। देखो इसको हमने डी समुच्चय को जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बात है? आगे देखो 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न क्या कहता है? देखो 5वें प्रश्न में लिखा है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। ट्रिग्नोमेट्री देखो ये लिखा है, एक कोई ए बी सी डी, डी है ना, डी एक कोई समुच्चय है, डी के बाद ई, ई समुच्चय, ठीक है, ई है। यहां लिखा है टी आर आई जी ओ, ट्रिगो क्या होता है? देख लो भाई, ट्रिगोनोमेट्री है ना, नो एम ई टी आर बाई, ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका कोई ट्रिग्नोमेट्री का शब्द है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है उसके अक्षरों से हमें समुच्चय बनाना है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री शब्द यहां लिख दें, शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। यहां पर क्या करोगे भाई? बिल्कुल सीधी बात है, हमें तो इसको अगर रोस्टर रूप में बदलना होता है, रोस्टर रूप में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? मंझले कोष्ठक में इनके अवयवों को लिख देते हैं। देखो एक बात शायद अभी तक हमने आपको ना बताई हो, याद कर लें बच्चों, कभी भी जब हम कोई समुच्चय लिखते हैं, समुच्चय कोई लिखते हैं तो उसके अवयव यहां पर कभी रिपीट नहीं किए जाते हैं। याद करो, कभी ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 2 और 2 2 बार लिख दो, कतई नहीं करना है। जैसे कभी ऐसा आ जाए कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय लिखिए। 12 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12 होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर आप ये कहोगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय बनाइए, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो आपको 2 एक ही बार लिखना है, 2 2 बार नहीं लिखना है। 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय 2,3 आपको लिखना है। मतलब एक अवयव को कभी 2 बार नहीं लिखा जाता है समुच्चय में, इसको भी आपको याद रखना है। एक और बात याद रख लो यहीं पर कि समुच्चय में अवयवों का जो क्रम होता है वो अनिवार्य नहीं होता है, बदल के किसी भी क्रम में आप लिख सकते हो। 3,2 लिख दें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, एक ही बात होती है। इसको भी आप विशेष याद रखिए। 2 बातें हमने यहां पर बताई कि समुच्चय में कभी जो अवयव होते हैं उनकी रिपीटिंग नहीं होती है, उनको दोबारा नहीं करते हैं, पुनरावृत्ति उनकी नहीं करते हैं, ठीक है। और उनके क्रम को बदल के भी लिखा जा सकता है, उनके क्रम की कोई अनिवार्यता नहीं होती है कि किस क्रम में कौन अवयव लिखा हो। सभी अवयवों को केवल लिखना है, सभी अवयवों को लिखना है, बस उनके क्रम पर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, उसके क्रम पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब बच्चों यहां पर देखो, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा है उसमें जो अक्षर हैं उनको आपको यहां लिखना है। जैसे टी, यहां देखो एक टी यहां है, एक टी यहां है, इसमें से 2 बार टी लिखा है, 2 बार नहीं लिखना है, केवल 1 बार टी लिखना है। इसके बाद देखो आर भी 2 बार है, एक ये है और एक ये है, इसमें आर को भी आपको एक ही बार लिखना है। आई तो 1 बार है, कोई बात नहीं, आई आप 1 बार लिख दो। जी 1 बार है, जी 1 बार लिख लो। ओ 2 बार है लेकिन हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है, जी हमने लिख लिया। ओ 2 बार है, 1 बार लिखना है। आई भी हमने लिख लिया। अब देखो एन बचा, एन को भी 1 बार लिखना है, एक है ही, कोई बात नहीं। एम भी 1 बार है, एम लिखना है। और इसके बाद ई बचा है, उसको भी हम लोग लिख लें, ठीक है। और ये बाई और बचा है, इसको हम बाई भी लिख लें। हमने जैसा कि बच्चों बताया कि यहां पर ऑर्डर मानी ये इनका क्रम, अवयवों का क्रम कैसा है इस पर हमें ध्यान नहीं देना होता है, किसी भी क्रम में आप यहां लिख सकते हो। हाँ, सब
अवयव सब जरूर लिखना है, और कोई अवयव 2 बार लिखा है तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर कोई शब्द कोई अक्षर छूट ना जाए, सारे अक्षरों को यहां लिखना है और उनके क्रम पर हमें ध्यान नहीं देना है कि एम पहले लिखें आई बाद में लिखें, किसी प्रकार लिख देना है बस। ठीक है, तो ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय रोस्टर रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 5 का हल मिल रहा है। ठीक है, आगे लास्ट में लिखा है 6वें नंबर पे लिखा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये बिल्कुल आसान बात है, देखो यहां पर लिख देते हैं, ये है कोई ABCD एफ है ना, एफ यहां पर समुच्चय है और इसमें लिखा है बेटर BETTER, ये है बेटर। ठीक है, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय यहां पर हमें बनाना है। ठीक है, समुच्चय कैसे बनाओगे, देखो यहां पर रोस्टर रूप में हमें बनाना है, यहां लिखें रोस्टर रूप में लिख दें, तो रोस्टर रूप में यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसा कि हमने बताया कि यहां पर जो भी आपके अक्षर लिखे हैं सभी अक्षरों को लिखना है, क्रम का हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, और जो डबल टाइम है या ट्रिपल टाइम है रिपीटिंग हमें किसी भी अक्षर की नहीं करनी है। बी आपको यहां लिखना है, कॉमा लगा दो, ई एक बार लिख के कॉमा लगा दो, टी एक बार लिख के कॉमा लगा दो, एक बार आर, और बस ये आपका देखो बेटर शब्द में जो अक्षर हैं उन अक्षरों का ये आपका रोस्टर रूप में ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये प्रश्न आपका 3 नंबर का था। मेरे ख्याल से सारे प्रश्न आपको अच्छे से आ गए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं। बच्चों आगे जो आपका 5वां प्रश्न है, अब 5वें प्रश्न में देखो रोस्टर रूप में हमें दिया गया है, रोस्टर रूप से हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको बदलना है। ठीक है, इतना नोट कर लिया बच्चों, इतना नोट कर लिया है तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 4था, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करिए। क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। देखो ध्यान दें, यहां पर इसका जो पहला पार्ट है वो इस प्रकार से लिखा है कि यहां लिखा है 3 क्या है 3, 6, 9 और 12 है, ये आपका कोई एक समुच्चय है। यहां पर नाम नहीं दिया गया है, अगर चाहो तो नाम ए रख सकते हो, इस समुच्चय का नाम हमने रख लिया ए, और इस ए समुच्चय को हम क्या कर दें, समुच्चय निर्माण रूप में बदल दें। बच्चों आप ध्यान से समझो, हमने आपको ये बताया कि इनको गुणों के आधार पर इस प्रकार से देखो महिला कोष्ठक तो लिखना ही लिखना होता है। यहां पर कैसे लिखते हैं, एक्स क्या है, एक्स ये एक अवयव है, एक्स क्या है, अवयव है। किस प्रकार से है, यहां सच दैट का निशान लगाओ, और ये एक्स अवयव किस प्रकार से है, देखो ध्यान दें, आप कह सकते हो कि ये 3 का गुणज है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 का गुणज है। कितना है, 3 का गुणज। यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स बराबर, यहां अगर हम ऐसा लिख दें 3n, जहां n क्या है, n कोई भी प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू कितनी है 3 चौको 12। n का मान कहां से कहां तक है बच्चों, n का मान छोटा बराबर 4 के है। देखो यहां तक इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से समझो। अगर तो यहां पर देखो ये हमने मैथमेटिकल पूरे फॉर्मेट में लिख लिया है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज है जो 15 से कम है, 12 तक है ना, 3 का अगला गुणज 12 के आगे क्या होगा, 15 होगा, तो 15 से कम। यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज है जो 15 से कम है। ध्यान से समझो, देखो वही बात यहां पर लिख गई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x क्या है, 3 का गुणज है, लेकिन 3 का गुणज है जरूर, लेकिन 15 से कम है। तो 15 से कम जो 3 का गुणज होता है वो 12 होता है। देखो 3 का गुणज ये भी है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 15 तो है नहीं इसमें, 15 से कम वाला गुणज है इसमें, है ना। तो 3 का गुणज है जो 15 से कम है, ऐसा भी आप यहां पर लिख सकते हो। अदरवाइज देखो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हो, x बराबर क्या है, 3n है।
अगर आप n बराबर 1 लिख दो, देखो पहला अवयव मिल जाएगा, n बराबर 2 लिख दें दूसरा अवयव। n क्या है? कोई भी प्राकृतिक संख्या है, और वो प्राकृतिक संख्या कहां तक है? 4 तक है, केवल 4 तक है, 4 से छोटी है, 4 से बड़ी नहीं है। यहां पर 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3, ऐसा आप कह सकते हो 1 2 3 होती हैं, है ना। तो आपको देखो यहां पर 1 4 और 4 तक लिखना है ना, बराबर का भी निशान है, तो 4 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हमने यहां पर लिखी। अगर हम n का मान 1 लिख दें, देखो पहला अवयव मिल जाएगा, n का मान 2 लिख दें तो दूसरा अवयव मिल जाएगा, n का मान 3 लिख दें, 3 3 का 9, तीसरा अवयव मिल जाएगा, और n का मान 4 रख दें तो 3 चौको 12, ये आपका चौथा अवयव मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस गणितीय फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो। ये कौन सा रूप हो गया? ये इसको कहते हैं हम निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप में आपका बदल गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो क्या लिखा है। दूसरा जो प्रश्न है इसका, दूसरा प्रश्न इसकी बात करें, देखो ध्यान दें, लिखा है यहां पर 2, 4, 8, 16, 32। यहां पर देखो इस प्रकार से ये आपका समुच्चय कोई लिखा है, ये आपका रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और हमें क्या करना है? इस रोस्टर रूप वाले को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। क्या करना है? रोस्टर वाले को समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। इसका भी अगर हम नाम देना चाहें, चलो बी नाम दे देते हैं। बी एक कोई समुच्चय है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ध्यान से समझो, हमने आपको बताया कि भाई सब में ऐसा तो लिखना ही है। ये अवयव को हम x मान लेते हैं, x सच दैट x किस प्रकार से, बताओ ये क्या है बच्चों? यहां कह सकते हो कि ये 2 है, ये यहां पर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। ध्यान से समझो, यहां पर इसको हम x बराबर में हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। ध्यान से समझो, x बराबर 2 की पावर n, जहां n क्या है? कोई भी प्राकृत संख्या है, और n की वैल्यू यहां पर n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी आपको लिखनी है। ध्यान से समझो, बिल्कुल हमने गणितीय फॉर्मेट में जैसा ये लिखा है बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। n का मान यदि 1 लिख दिया जाए, देखो n का मान कहां से कहां तक है? 5 तक है। 5 से छोटे पूर्णांक लिखना है। 5 से छोटे पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 और 5। 5 और 5 से छोटे पूर्णांक लिखना है, बराबर का भी निशान है, याद रहे 5 तक जाना है। 5 तक और 5 से छोटे सभी पूर्णांक यहां पर हैं। n का मान 1 रख दिया जाए तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। n का मान 2 लिख दिया जाए तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो हम इस गणितीय फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। ये क्या है? 2 की पावर n के रूप का आपका ये है। n बराबर 1 रखने से पहला अवयव मिलेगा, n बराबर 2 रखने से दूसरा मिल जाएगा, n का मान 3 लिखो तीसरा अवयव मिलेगा, n का मान 4 रखो तो ये चौथा अवयव मिलेगा, और n का मान 5 रखने पर ये आपका 5वां अवयव मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये रूप कौन सा हो गया बच्चों? समुच्चय निर्माण रूप। क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप में आपका ये देखो बदल गया। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट समझो, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा भी देखते हैं, देखो क्या लिखा है तीसरे में, नोट करते रहे बच्चों। यहां पर तीसरा है 5 25 125 और 625। क्या लिखा है ये? 5 25 125 और 625। ध्यान से समझो, इस समुच्चय का भी कुछ एक नाम दें, ए बी सी दे देते। ठीक है, सी समुच्चय है मान लो, इसको हमें क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। समुच्चय निर्माण रूप में हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे? ध्यान से समझो, यहां पर हमने बताया कि विधि आपकी सब की एक ही है कि x सच दैट x, ये तो लिखना ही लिखना है। x अवयव, ये अवयव है ना, इसको x मान लेते हैं, और ये x का जो गुण है वो आगे लिख देते हैं। क्या गुण है बताओ भाई? 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 मतलब 5 का 5 देखो 5 की पावर 1, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 5 की पावर n लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है? n कोई प्राकृत संख्या है और जिसकी वैल्यू कितनी है?
5 या 5 से छोटी, 5 या 5 से छोटी, 5 नहीं 4 या 4 से छोटी। ठीक है, देखो अगर n का मान यहां 1 लिख दें पहला अवयव मिल जाएगा, 2 लिखेंगे 5 का स्क्वायर दूसरा अवयव हो जाएगा, 3 लिखें 5 का क्यूब 125 होता है, 5 की पावर 4 तो 625 होता है। तो यहां पर ये देखो इस प्रकार से अगर इसको लिखेंगे तो ये हम इसको क्या कहेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिख गया ये। ठीक है, इसके बाद देखो और आगे, इसके और आगे देख सकते हो लिखा है 2, 4, 6। यहां पर ये चौथा जो पार्ट है इसमें लिखा है एक कोई समुच्चय 4, क्या है देखो 2, 4, 6 ऐसा लिखा है। 2, 4, 6 डॉट डॉट करते हुए आगे पहुंचे हैं हम, और इस समुच्चय का भी हम कुछ नाम दें डी। हालांकि यहाँ पर प्रश्न में ABCD कोई नाम दिए नहीं गए, हमने लिख लिए, अच्छा लगने लगा उसका नाम रख दिया हमने कि 2, 4, 6 आपका एक कोई समुच्चय है, इसको हमने डी से लिख लिया। इसको हमें करना क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, हमने आपको फॉर्मेट तो बता ही दिया। क्या करना होता है, हम इसके लिए एक मंझला कोष्टक लगाते हैं और अवयव को x मान लेते हैं, x सच दैट x कैसा है, x बताओ, ये 2 का गुणज है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2, क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं। ध्यान से समझो, जहां n क्या है, n कोई प्राकृत संख्या है और जिसका मान कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। n बराबर क्या है, n मतलब प्राकृत संख्या, n बराबर 1 लिख दें, ये मिल जाएगा। देखो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 मतलब 2, 2 गुणे 2 मतलब 4, 2 गुणे 3 मतलब n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n का मतलब सभी प्राकृत संख्याएं। इस समुच्चय में आपको यहाँ पर n का मान 1 लिखने से पहला अवयव मिल जाएगा, n का मान 2 लिखो दूसरा अवयव मिल जाएगा, n का मान 3 लिखो तो तीसरा, और 4 इस प्रकार से यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब और भी आगे अवयव हैं इसमें। ठीक है, तो इसका ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम देखो लिखा हुआ है 1, 4, 9, डॉट डॉट 100 तक पहुंचे हैं, और ये आपका 5वां प्रश्न है। क्या है, इसका भी हम नाम कुछ अगला डी मान ले, डी के बाद ई मान लेते। ठीक है, और ये आपका लिखा है 1, फिर लिखा है 1 के बाद कितना है, देखो 1 के बाद लिखा है 4, फिर लिखा है 9, 4 लिखा है, फिर लिखा है 9, और फिर डॉट डॉट करते हुए लिखा है 10, 100। ये आपका कोई एक ये समुच्चय है, किस रूप में है, रोस्टर रूप में है, और हमें क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको बदलना है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में हमने आपको बदलना बताया, कैसे करते हैं, x सच दैट x, और x किस प्रकार से है, देखो आप 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और आगे आगे चले जाओ ये 10 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, x को n का स्क्वायर लिख सकते हैं। n बराबर क्या है, n का मान कितना है, n का मान कितना है बच्चों, n कोई प्राकृत संख्या है, मतलब x बिलोंग टू n, जबकि n जो है वो कितना है, 10 या 10 से कम है। यहां पर बच्चों इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, n का मान कितना लिखना है, 10 तक जाना है, और 10 से कम वाली सब प्राकृतिक संख्याएं आपकी इस समुच्चय में आएंगी। अगर हम यहां पर n का मान 1 लिख दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, n का मान 2 लिख दें, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, n का मान 3 लिख दें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आगे यहाँ पर डॉट डॉट है, और आगे और लास्ट वाला चाहिए तो n का मान हमें 10 लिखना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे देखो 100 मिल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ इस समुच्चय का जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, इसका निर्माण रूप देखो यहाँ पर इस प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आगे आते हैं, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों कहें या सदस्यों कहें, एक ही बात है, को सूचीबद्ध करिए। क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। देखो यहाँ पर भी 6 प्रश्न बच्चों दिए गए हैं। पहला प्रश्न, ये आपका कोई समुच्चय ए है, और जो इस प्रकार से है कि x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है।
तो जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको बच्चों हमें यहां पर लिखना है, जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको यहां लिखना है। तो भाई बता सकते हो बड़े आराम से कि विषम प्राकृतिक संख्याएं सदैव 1 से आरंभ होती हैं, अनंत तक जाती हैं, लेकिन उनको लिखना है जो विषम हैं उनको लिखना है, मतलब जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। तो हमें क्या करना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, मतलब हमें 1 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है, 9 लिखना है और डॉट डॉट करते हुए आगे अनंत तक ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से डिवाइड ना हो रही हैं, वे सभी संख्याएं यहां पर हमें लिखनी है। ये आपका देखो इस तरीके से समुच्चय आपको बनाना है। ये वो अंक हैं या ये कहें ये वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कैसी हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। अब यहां देखो बी वाला जो भाग है, बी वाला प्रश्न है, उसके लिए देखो समझो भाई, यहां लिखा है बी कोई समुच्चय है x सच दैट x एक पूर्णांक है। ध्यान दो, x क्या है, एक पूर्णांक है, और वो पूर्णांक किस अंतराल में आता है, देखो यहां अंतराल दिया गया है कि -1/2 से आगे और 9/2 से पीछे के जो पूर्णांक हैं उनको आपको लिखना है। बच्चों आपको पता है -1/2 से जब आगे बढ़ेंगे तो पूर्णांक हमें 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, देखो ध्यान से समझो, पूर्णांक की बात कर रहा है, बटे नहीं चाहिए, हमें पूर्णांक चाहिए। ध्यान करो, अगर ये आपका 0 है, ये 0 है, तो आगे आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और आगे बढ़ते जाओ प्लस वाले होते हैं पूर्णांक। इधर आते हैं तो माइनस के पूर्णांक 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और डॉट डॉट करते हुए इधर माइनस के पूर्णांक होते हैं। तो आपको ये चाहिए -1/2। बच्चों -1/2 कहां होगा, 0 से और 1, ये 0 और -1 के बीच में यहां कहीं -1/2 होगा बच्चों, बिल्कुल पक्की बात है। अब हमें क्या करना है, -1/2 से आगे जाना है। क्या करना है, -1/2 से आगे जाना है। तो यहां पर -1/2 के आगे जो पूर्णांक होगा वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरीके से। और यहां देखो 9/2 लिखा है, 9/2 का मतलब होता है 4.5, ऐसे कह सकते हो। 9/2 का मतलब 9 का आधा 4.5 होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 3 अगर ये है, आगे बढ़ाओगे यहां पर कहीं 4 आएगा और फिर इसके बाद 5 आएगा, 4 और 5 के बीच में यहां कहीं देखो 9/2 होगा। हमें क्या करना है, इस अंतराल के जो पूर्णांक हैं उनको हमें लिखना है। इस अंतराल में जो पूर्णांक आते हैं वो है देखो 0, 1, 2, 3, 4। क्या लिखना है आपको, यहां पर आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4 लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो स्टॉप कर दिया है, ऐसा नहीं है कि डॉट डॉट कर दो, गलत हो जाएगा। आपको केवल 9/2 से पहले के सब पूर्णांक लिखना है। तो 9/2 जो है ना, 9/2 के जो पहले पूर्णांक है वो 4 है, बस 4 पर आपको रुक जाना है। तो 0 लिखना है, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाना है, 4 तक जाना है। क्लियर बात है बच्चों। यहां पर बताओ इसको कैसे करोगे, एक कोई समुच्चय C है और वो इस प्रकार से यहां पर लिखा है x सच दैट x कैसा है, x भी एक पूर्णांक है। ध्यान दो, कैसा है, पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, आगे लिखा है x² का मान 4 हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। ऐसी संख्याओं को हमें बताना है जिनका वर्ग करने पर 4 आ जाए या 4 से छोटा भी पूर्णांक आ सकता है। पूर्णांक की बात करी गई। तो बच्चों अब ये देखो, ध्यान से समझो, इसको भी ध्यान से समझो। हमने आपको यहां पर देखो एक काम करो, पहले तो आप ये समझो कि x² बराबर 4 लिखा है या छोटा भी लिखा है, दोनों निशान है ना। ऐसे हम अंक बताओ जिनका स्क्वायर करने पर, जैसा यहां प्रश्न कहता है बिल्कुल हमें वैसे ही समझना है, जिनका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए बच्चों। -2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, +1 मिलेगा। मतलब 4 मिल जाए या 4 से छोटा मिल जाए तो अभी बात चलेगी, बिल्कुल 4 से छोटा मिल जाए। 4 से छोटा देखो, अगर हम कहें कि -2 का स्क्वायर करो तो बच्चों 4 मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर करो तो हमें 1 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करें तो हमें 0 मिलेगा। अब +1 की बात करो, +1 का स्क्वायर 1 मिलेगा और 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल जाएगा। ध्यान से समझो, ये सब पूर्णांक हैं जिनका स्क्वायर करने पर या तो 4 मिलता है या 4 से छोटा मिलता है। देखो इसका भी स्क्वायर देखो 4 है, इसका भी स्क्वायर 4 है,
लेकिन इसका स्क्वायर कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर 0 है, इसका स्क्वायर 1 है। मतलब इन पूर्णांकों का हमने वर्ग किया तो या तो 4 आया या 4 से छोटा आया, 4 या 4 से छोटा। ठीक है, तो यहां पर हमें ये पूर्णांकों को यहां लिखना है, -2, -1, 0 लिखना है और 1 लिखना है और इसके बाद 2 लिखना है। और इसको यदि यहां पर ऐसे मंझले कोष्ठक में बंद कर दें तो ये आपका देखो एक समुच्चय बन गया। ये ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय है जिसका स्क्वायर या तो 4 है या 4 से छोटा है। देखो इसका भी स्क्वायर करोगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, इसका स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, इसका स्क्वायर 4 से छोटा आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा। मतलब 4 आए या 4 से छोटा आए। क्लियर बात है। तो वो ये पूर्णांक हैं जिनका वर्ग करने पर या तो 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई। आगे और थोड़ा बढ़ जाएं। आगे लिखा है डी समुच्चय। देखो डी किस प्रकार से है, लिखा है एक्स सच दैट एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि भाई लोयल शब्द का एक अक्षर है। ये एक्स क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो जो लोयल शब्द है उससे हमें समुच्चय बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसी जिक्र की थी, एक प्रश्न भी था कि भाई अगर यहां पर ऐसा कुछ एक शब्द लिखा हो उससे हमें समुच्चय बनाना है तो कोई भी अक्षर एक से अधिक बार रिपीट नहीं करते हैं। अवयव को, समुच्चय के अवयव को एक से अधिक बार रिपीट नहीं करते हैं और ऑर्डर उसका निश्चित नहीं होता है। मतलब कहां कौन रखना है अवयव, ये कोई ऑर्डर उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, महत्व नहीं रखता है कि कोई इस अवयव को यहां रख सकते हो, इस अवयव को यहां रख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ऑर्डर इसमें ऑर्डर मानी क्रम का महत्वता नहीं है, क्रम की कोई महत्ता नहीं। तो हमें क्या करना है, इन सभी अक्षरों को लिखना है। और अगर एल 2 बार है बच्चों 1 बार लिखना है, ओ 1 बार लिखना है, बाई 1 बार लिखना है और ए 1 बार लिखना है। और बस यहां से देखो इस प्रकार से कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद बड़ा ब्रैकेट बंद कर दे मंझला वाला, है ना। तो इसको ये देखो समुच्चय बन गया। क्लियर बात है। आगे देखो ई वाला, देखो ई समुच्चय कोई है, लिखा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। मतलब सवाल ये कहता है कि जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखो बच्चों इसका आंसर हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं वो सब महीने यहां पर आपको लिखने हैं। एक्स क्या है, एक्स एक महीना है, ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन ना होते हों। तो बच्चों आपको पता है कौन कौन से महीना है, देखो ध्यान दें। एक कहावत होती है ना, उसको याद कर लो। मेरे ख्याल से आपको बहुत कहीं जरूरत पड़ने वाली होती है, तो वो बातें हमें यहां से क्लियर आउट हो जाएंगी कि भाई जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये सब 30 के महीना होते हैं। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31 होते हैं। तो केवल 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के नहीं होते। 7 महीने देखो कौन कौन से होते हैं, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर और फरवरी आपको पता है ये 28 की अथवा कभी 29 की भी होती है। तो ये 5 महीने केवल हमने बच्चों बताया कि आपका यहां पर ये महीना यहां लिखा जा सकता है, ये यहां लिखा जा सकता है। इसमें अवयवों की क्रम की महत्वता नहीं होती है, कैसे भी आप लिख सकते हो। बस 5 ये महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये 5 महीने हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स एक वर्ष का महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं वो ऐसे 5 महीने इन यहां पर आपको लिखना है, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ठीक है, और फरवरी। क्लियर बात है। इसके बाद देखो यहां पर इसका आंसर यहां समझो, ये एफ है समुच्चय कोई, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों को लिखना है और वो कौन से व्यंजन लिखना है, वो व्यंजन लिखना है जो के से पहले आते हैं। के से पहले आते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो अगर आपको यहां पर इस प्रकार देखो लिख दें, ए बी
सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। देखो ध्यान दें, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। हमसे प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का वो व्यंजन है, एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के तो ये हो गया, के से पहले वाले ये व्यंजन आपको लिखना है। अब इसमें स्वर भी शामिल हैं, स्वर को नहीं लिखना है। आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? ए ये स्वर है, ई ये भी स्वर है, ए ई आई भी स्वर है, ए ई आई, ओ यू इसमें है नहीं। तो यहां पर 3 स्वर हैं, इन स्वरों को छोड़ दें, बाकी सब अवयवों को लिख दें। तो ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। के से पहले आने वाले सब व्यंजनों को आपको लिखना है, स्वरों को छोड़ देना है। तो इस तरीके से बच्चों आप यहां पर लिख सकते हो। पहले नंबर पे हमको लिखना है बी, फिर लिखना है सी, फिर लिखना है डी, कॉमा लगाते जाओ, और फिर लिखना है एफ, फिर लिखना है जी, और फिर लिखना है जी के बाद एच, और अंत में आपको जे लिखना है। यहां तक जाना है भाई, के से आगे तो जाना नहीं, के से पहले आना है। तो के से पहले जे आता है, बस जे तक हमें रखना है। और हमने इसमें से जो स्वर थे उनको नेग्लेक्ट कर लिया, केवल व्यंजन हमें लिखना है। ये इसका आंसर बच्चों, ठीक है? किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अंतिम प्रश्न चलो देख लेते हैं, लास्ट वाला प्रश्न देखो। तो बच्चों ये है अंतिम और एक्सरसाइज का 6वां नंबर का प्रश्न। देखो क्या लिखा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों को सही मिलान करिए। मतलब कुछ समुच्चय यहां लिखे हैं, कुछ यहां लिखे हैं। यहां पर जो समुच्चय लिखे हुए हैं वे आपके रोस्टर रूप में हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और यहां जो समुच्चय लिखे हैं वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। यहां पर जो समुच्चय हैं वास्तव में वही समुच्चय यहां पर लिखे हुए, लेकिन उनका ऑर्डर इधर का उधर कर दिया गया है। तो आपको ये मिलान करना है कि ये आपका ये रोस्टर रूप में है, तो इसका समुच्चय निर्माण रूप यहां पर कहां है ये देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा है 1, 2, 3, 4, और इसके आगे जो लिखा है उसमें लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की जो भाजक है और अभाज्य संख्या है वो यहां पर आपको छांट के रखनी है। ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर अगर इसको हम ये माने कि ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका आंसर है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 6 का भाजक है ऐसा लिखा ना, तो यहां पर कोई भी संख्या आप देखो 6 की भाजक है। ये एक भी 6 की भाजक है, 2 भी 6 की भाजक है, 3 भी 6 का भाजक है, और 6 तो 6 का भाजक हो गई होगा, पक्की बात है। लेकिन समस्या एक और है कि भाई अभाज्य संख्या, तो यहां पर क्या 6 संख्या अभाज्य है? कदापि अभाज्य नहीं है। इसका मतलब बात सीधी हो गई कि ये इसका आंसर नहीं है। 1, 2, 3, 4 यहां लिखा 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6। अब इसमें और देखो ध्यान दें, यहां लिखा है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। यहां देख सकते हो कि भाई यहां पर ये तो विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये इसका देखो, इसका ये भी आंसर नहीं है, इसका ये भी आंसर नहीं है। अब आगे देखो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। अब आप यहां कह सकते हो कि ये इसका देखो आंसर है, बिल्कुल एकदम सत्य है। ध्यान से समझो, लिखा है x क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 6 का भाजक है। यहां देख सकते हो यहां पर ये संख्याएं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, 6 की भाजक भी हैं। इसका मतलब पहले का ये C लिखा है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, और ये आपका चैट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये और ये एक ही बात है। ठीक है, आगे समझो इसका दूसरा वाला लिखा है 2,6। 2,6 में तो आप देखो, अब आपको एक में इसमें तो देखना नहीं है, केवल 3 में देखो इसका यहां कौन 3 में से सही है। देखो ध्यान दें, 2,3 लिखा है, यहां पर 2,3 लिखा है बच्चों। यहां लिखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। क्या लिखा है? अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है।
तो अब आप यहां पर देख सकते हो 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं और 6 की भाजक हैं। इसका मतलब ये दूसरे का ये आंसर सही है। ध्यान से समझो, ये x सच दैट x अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। यहां पर ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक भी हैं। इसका मतलब इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आपका रोस्टर रूप है और इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है। अब मैथमेटिक्स तो बिल्कुल आंख बंद करके आप कह सकते हो कि मैथमेटिक्स शब्द जो है उससे जो समुच्चय बनाया गया है उसके अवयव लेकर के हमें यहां पर लिखना है। सभी अवयवों को लिखना होता है। याद केवल एक बात रखनी है कि अगर कोई डबल टाइम है तो उसको सिंगल टाइम लिखना है। रिपीट नहीं करते हैं, अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में। तो यहां पर देखो mm 2 बार है, 1 बार लिखा है, यहां पर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। a भी 2 बार है लेकिन हमने 1 बार यहां पर लिखा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका आपका आंसर देखो ये है। ठीक है। इसके बाद देखो 1 बचा है भैया, ये तो अगर आप मेरे ख्याल से चेक ना करो तो अभी लिख सकते हो। यहां लिखा है 1 3 5 7 9। यहां पर आप देखो ये सब कैसी संख्या हैं? ये सभी संख्याएं 10 से कम हैं और विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम सब विषम प्राकृतिक संख्या हैं, 10 से कम हैं और विषम हैं। देखो 1 3 5 7 9 विषम है कि नहीं है? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 10 से कम हैं। तो इसका मतलब इसका आपका आंसर क्या है बच्चों? ये सही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो हमने तीर लगाए उनका मतलब आप समझ रहे होंगे। इसके सामने आपको क्या लिखना है? ये वाला लिखना है। आप आंसर जब दोगे तीर नहीं लगाना है, आपको क्या करना है? इसके सामने ये वाला लिखना है, इसके सामने ये वाला लिखना है, इसके सामने ये वाला लिखना है, मैथमेटिक्स वाला ये, और जो चौथा है उसको बी वाले के सामने लिखना है। ठीक है। इस तरीके से इनका हमें मिलान करके आंसर देना है। क्लियर है बच्चों? आप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज 1.1 आपको समझ में आई होगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है। किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज को जब करेंगे उससे पहले पूरा उसका बेसिक बताएंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे और 1.2 से पहले जो आपका बेसिक है, पहले इस एक्सरसाइज में जो भी बातें पढ़नी है उसका पहले बेसिक पढ़ाएंगे और फिर एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में बच्चों है क्या क्या? समुच्चय के प्रकार कह सकते हैं। समुच्चय के प्रकार यहां पर पढ़ना है और समुच्चय के प्रकार पर आधारित सारे प्रश्न 1.2 एक्सरसाइज में हैं। ठीक है। परिमित समुच्चय क्या होता है? अपरिमित समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय क्या होता है? समतुल्य समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? एकल समुच्चय किसको कहते हैं? इस प्रकार से समुच्चय की प्रकार आपको पढ़ना है और फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है। इससे अगले वाले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो बच्चों जरूर लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेटों के साथ जरूर शेयर कर दें। सभी लोग मिलके देखो, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है। उसका हम अगला वीडियो जो बनाएंगे आपके सब कमेंटों को लेकर के हम आपकी समस्या का समाधान करते हुए बनाएंगे। ठीक है। हाँ, एक और बात है कि आप अपने प्रश्नों को पूछने का एक आपका दूसरा भी तरीका हो सकता है। जो आपके डाउट्स हैं उनको पूछने का एक दूसरा भी तरीका हो सकता है कि आप कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं और उस पर अपने प्रश्नों को मैसेज करके आप हमसे प्रश्नों को पूछ सकते हो। ठीक है। तो वहां पर इंस्टाग्राम पर भी हम आपके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।